बड़ी खबर लखनऊ से है। कोरोना से बहुत बुरे हालात हैं वहां पर। व्यवस्थाओं पर कानून मंत्री ने भी सवाल उठाए। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को चिट्ठी लिखी। चिकित्सा व्यवस्था को लेकर कानून मंत्री ने सवाल खड़े किए हैं। सीएमओ के रवैये की स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव से शिकायत की है मंत्री जी ने। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव से हालात की शिकायत की है। ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। लखनऊ में खराब हालात के बारे में एबीपी गंगा आपको लगातार बता रहा है और अब इसी खबर पर, इसी बात पर पत्र लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सीनियर मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने। अधिकारियों को पत्र लिखा गया है और खराब व्यवस्था का ही प्रश्न उठाया गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को मुख्य सचिव ओम प्रकाश, ये बड़ी खबर, ये खत आप देख लीजिए उनका लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी। विवेक, क्या लिखा है इस खत में? जी राजेंद्र, देखिए कानून मंत्री ने सारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जो अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हैं उनको लिखे गोपनीय पत्र में कहा है कि सैकड़ों फोन उनके पास रोज आते हैं मरीजों को भर्ती कराने के लिए, जांचें कराने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वो मदद नहीं कर पा रहे हैं। और चिकित्सा मंत्री से भी शिकायत की लोगों ने, लेकिन चिकित्सा मंत्री से शिकायत करने के बाद भी कोई सकारात्मक निर्णय, सकारात्मक जवाब नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जो लखनऊ की दशा है, उन्होंने पत्र में जिक्र किया है कि अगर यही हालात रहे तो राजधानी में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और ये आशंका जताई है कि जो मरीज उनको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। उन्होंने पत्र में जिक्र किया है कि जो इतिहासकार योगेश प्रवीण की कल मृत्यु हो गई थी कोरोना के चलते और 2 घंटे तक उनके परिवार के लोग एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, कई कॉल किए लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। उन्होंने अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरह से योगेश प्रवीण जैसे जो प्रतिष्ठित लोग थे उनके लिए एम्बुलेंस नहीं आ पाई, तो आम आदमी, जो आम जनता है, उसके लिए एम्बुलेंस कहाँ से उपलब्ध होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तमाम जांचें अस्पताल में नहीं हो रही हैं और जो निजी अस्पताल को पहले जांच का अधिकार दिया गया था वो अब फिर से देना चाहिए, ये सुझाव भी दिया है। उन्होंने अस्पतालों में जो बेड हैं उनकी संख्या को लेकर चिंता जताई है, बेड बढ़ाने की मांग की है। चिकित्सा अधिकारियों से उन्होंने कहा कि सारे इंतजाम किए जाएं, जो सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे पहले जो रैपिड टेस्ट होते थे RT-PCR के, वो फिर से शुरू किए जाएं, जिससे कोरोना का जो संक्रमण की दर है उसका सही जानकारी मिल सके, सही आंकड़े, जो संक्रमित लोग हैं उनके सही आंकड़े सामने आ सकें। उन्होंने ये चिंता भी जताई है कि जो हार्ट पेशेंट हैं, किडनी के मरीज़ हैं, जो लीवर की बीमारी से पीड़ित हैं या सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, जो कैंसर पेशेंट हैं जिनको डायलिसिस चल रही है, उनके उपचार की भी सुविधाएं की जाएं, क्योंकि इन पेशेंट को जीवन का खतरा ज़्यादा है। कोरोना संक्रमण से अगर ये ग्रसित होते हैं, अगर इनको कोई समस्या होती है तो इनको तुरंत उपचार की ज़रूरत है। ऐसी अस्पतालों में व्यवस्थाएं की जाएं जिससे इनके तुरंत उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। जो कानून मंत्री ने साथ ही सवाल भी उठाया है कि जो व्यवस्थाएं हैं अभी वो खुद पूरी नहीं कर पा रहे। लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की उम्मीदें कि अस्पताल में भर्ती कराने से लेकर, उपचार कराने से लेकर, एम्बुलेंस तक की तमाम जो इंतज़ाम हैं उनके पास फ़ोन आ रहे हैं लेकिन वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि चिकित्सा अधिकारियों से और सीएमओ से उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की, फ़ोन पर बात करके इंतज़ाम सुनिश्चित करने को कहा गया, लेकिन कोई भी नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। हालात लगातार बदतर हो रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है और जो व्यवस्थाएं हैं, अगर यही व्यवस्थाएं इसी तरह से बद इंतज़ामी और लापरवाही चलती रही या मरीजों को नज़रअंदाज किया जाता रहा तो ज़रूर लखनऊ में लॉकडाउन के हालात पैदा हो सकते हैं, फिर से यहाँ पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। जी राजेंद्र, ये बहुत बड़ी बात है विवेक। सरकार के कैबिनेट मंत्री अगर व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करते हैं, सरकार के वरिष्ठ मंत्री अगर कहते हैं कि व्यवस्थाएं बिल्कुल डिरेल्ड हैं और सरकार के कानून मंत्री अगर ये कहते हैं कि अगर हालात यही बने रहे तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दे रहा है। और इस पत्र के बारे में जो आप बता रहे हैं वो और भी ज्यादा चिंता की स्थितियां हैं। ये सारी बातें एबीपी गंगा बताता रहा है विवेक। महत्वपूर्ण बात यह है, लखनऊ में जो हालात बिगड़े हैं, लखनऊ में जो खराब व्यवस्थाएं सामने आई हैं, उसके बारे में एबीपी गंगा और आप लोग लगातार रिपोर्ट करते रहे। अब कानून मंत्री ने उसको अप्रूव कर दिया है, मान लिया है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है और इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। क्या व्यवस्थाएं इसके बाद भी पटरी पर आती दिखती हैं? मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, कानून मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं, व्यवस्था को के दोष बता रहे हैं। विवेक, क्या अभी भी स्थितियां सुधरेंगी, ऐसा अनुमान लगाया जाए?
देखिए राजेंद्र, इसके पहले 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जो यहाँ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का था। अभिषेक प्रकाश उस वीडियो में निरीक्षण करने किसी अस्पताल में मौजूद थे और डॉक्टरों से कह रहे हैं कि रोड पे आदमी मर रहा है, अब रोड पे मरने लगा है। यानी कोरोना से इतनी खराब स्थिति हो चुकी है राजधानी की कि डीएम ने खुद चिंता जताई है कि सड़क पे आदमी मरने लगा है, अस्पतालों में इंतजाम नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। सीएम लगातार बैठक कर रहे हैं, तमाम उन्होंने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग को सजग रहने को और तत्पर रहने को कहा है। सैनिटाइजेशन करने के लिए भी उन्होंने कल कहा था बैठक में। उसके बाद पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया था। सड़क पे मास्क लगाए बगैर जो लोग निकल रहे हैं उनका चालान हो रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं उसके बाद भी सुधर नहीं रही हैं। उन्होंने जो बेड बढ़ाने की संख्या कही थी कि बेड बढ़ाए जाएं अस्पताल में, जो कोविड के तहत संक्रमण से ग्रसित लोग हैं उनके लिए सुरक्षा और उपाय किए जाए चिकित्सा के, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। आप शमशान घाट की भीड़ हमने बार बार दिखाई है, वहाँ पर किस तरह से शवों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कब्रिस्तान में भी शवों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उसके बाद भी यहाँ मार्केट में जिस तरह से भीड़ और लोगों की संख्या मार्केट में उमड़ी है, कल हमने अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाया था, तमाम मार्केट के लाइव सेशन दिखाए थे वहां पे कि किस तरह से लोग उमड़ रहे हैं। मास्क लगाए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कतई नहीं हो रहा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना और सैनिटाइज करना हाथों को, कोई भी ऐसी व्यवस्था वहां पर नहीं दिख रही है। साथ ही जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो पुलिस है, पुलिस भी बाजारों में नहीं दिख रही है। बाजारों में जो चालान की कार्रवाई होनी चाहिए वो भी या सख्ती होनी चाहिए। दुकानदारों को टोकना चाहिए, जो रेहड़ी और पटरी वाले दुकानदार हैं उनको बताना चाहिए कि मतलब ये विवेक बिल्कुल ठीक है आपने, मतलब ये हुआ इस बात का विवेक, इसका अर्थ ये हुआ कि बाजार से लगाए शमशान घाट तक कोई व्यवस्था पटरी पर दिखाई नहीं दे रही है लखनऊ में। और जो डीएम साहब का वीडियो वायरल हुआ है वो अपने आप में सारी कहानी कह रहा है। डीएम का ये कहना कि लोग सड़क पर मर रहे हैं अपने आप में सबसे गंभीर बात है और मंत्री का पत्र लिखना उससे भी ज्यादा गंभीर। उम्मीद करते हैं कि शायद व्यवस्थाएं अब ट्रैक पर आएंगी, सुधरेंगी और लोग भी जागरूक होंगे, अब आत्मानुशासन का पालन करेंगे। बहुत धन्यवाद विवेक त्रिपाठी आपका इन जानकारियों के लिए, इस पत्र के बारे में बताने के लिए। दर्शकों, कोरोना की बात हो रही तो आपको बताएं कि लगातार तीसरे दिन कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,61,736 नए मामले सामने। 24 घंटे में कोरोना से 879 लोगों की मौत की खबर आई। इसके पहले के 24 घंटों के मुकाबले में मामले कम जरूर हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा 1,61,736 नए मामले। देश में बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, 1,61,000 के पार। इससे पहले 12 अप्रैल को 1,68,000 के पार, 11 अप्रैल को 1,52,000 के पार मामले थे। पिछले कुछ दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने ठीक पिछले वाले दिन के मुकाबले में आंकड़े कम आए। ऐसा बहुत दिनों में पहली बार हो रहा है, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी भी यह फिगर बहुत ज्यादा, 1,61,000 से ज्यादा। इधर मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। कोविड अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कोविड अस्पतालों में चिकित्सा कर्मियों, औषधियों, मेडिकल उपकरणों और बैकअप सहित ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता रहे। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम पूरी सक्रियता से किया जाए। कैंसर संस्थान को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया जाए। RT-PCR लैब्स की क्षमता बढ़ाएं, जिससे आने वाले दिनों में रोजाना 1.5 लाख टेस्ट किए जा सके। कोरोना की जांच के लिए ट्रूनेट मशीन का भी उपयोग किया जाए। परिवहन निगम की बसों को नियमित रूप से सैनिटाइज किए जाए। एम्बुलेंस सेवाओं का सुचारू संचालन किया जाए और लोगों को कोरोना से बचाव के संबंध में निरंतर जागरूक किया जाए और इसके लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी उपयोग किया जाए। यह है मुख्यमंत्री की 10 बड़ी बातें कोरोना पर। यह दिशा निर्देश उन्होंने कल दिए हैं। गंभीर मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में। बेड्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश। कोविड अस्पतालों में डॉक्टर्स, दवाइयां, मेडिकल किट्स की उपलब्धता के निर्देश। कैंसर संस्थान को भी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश।
और अब बात एटा की, जहां पर डीएम एसएसपी ने अति संवेदनशील सकीट क्षेत्र के गांव में जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ भ्रमण किया। इस दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 2 गाड़ियों को सीज कराकर एफआईआर दर्ज कराई गई। एटा के जिला निर्वाचन अधिकारी विभा चहल ने कई गांवों का भ्रमण कर बूथों पर शांति व्यवस्था के लिए जनसंवाद किया। हमारे लिए हर एक और कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि लोग एक बार फिर नौकरी छोड़कर घर के लिए पलायन कर रहे हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है। इसी के तहत फतेहपुर में पुलिस ने बिना मास्क घूम रहे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर जुर्माना वसूला। 1576 लोगों से 1,97,000 जुर्माना वसूला गया है। तो जो कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं उनसे जुर्माना वसूला गया। 1,000 से ज़्यादा लोगों के साथ जुर्माना वसूला गया उनसे और 1 लाख से ज़्यादा रुपया जुर्माने के तौर पर इन लोगों से वसूला गया। और पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन है। आज और 15 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया होगी। ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्यों के लिए नामांकन किया जाएगा। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों के लिए नामांकन किया जाएगा। 26 अप्रैल को 20 जिलों में चुनाव होगा। तो ग्राम पंचायत के प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्य, ब्लॉक पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य पदों के लिए आज से नामांकन होगा। तीसरे चरण में जहां पर चुनाव वहां के और 15 अप्रैल नामांकन की दूसरी तारीख होगी। और आपको एक और महत्वपूर्ण खबर दें, आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा पहले चरण के लिए। आज शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे उम्मीदवार। चुनाव प्रचार थमने के बाद 18 जिलों की सीमाएं सील हो जाएंगी। 15 अप्रैल को 18 जिलों में पहले चरण का चुनाव होगा। 18 जिलों में 3 लाख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में चुनाव होना है पहले चरण। और अब बात मुरादाबाद की, जहां पर चुनावी रंजिश में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मौजूदा प्रधान के परिवार के एक बुजुर्ग को दूसरे पक्ष ने गोली मारी। अवैध हथियारों से दोनों पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। गोली लगने से घायल तो बुजुर्ग को अस्पताल भेजा गया। और फिरोजाबाद में एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई। थाना टुंडला इलाके के NH2 पर टोल टैक्स बूथ के पास कार की किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। इसके बाद कार में आग लग गई। कार सवार दंपत्ति में पति किसी तरह कार से बाहर आए, लेकिन पत्नी की गाड़ी में आग लगने से मौत हो गई। गंभीर अवस्था में पति को अस्पताल में भर्ती कराया। उधर बरेली के प्रेमनगर थाना इलाके के गांधीपुरम में 6 से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी के परिजनों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती को अंजाम दिया। बदमाशों ने हथियारों के बल पर 40,000 की नकदी और लाखों के जेवरात लूटे और फरार। वारदात की सूचना के बाद पुलिस के बड़े अफसर घटनास्थल पर पहुंचे, निरीक्षण किया, बदमाशों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। फिलहाल पड़ोस में लगे एक सीसीटीवी में बदमाशों के भागते हुए फुटेज अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, ऐसा लग रहा है वो तो वाईफाई ठीक करने वाला नहीं था। उसने जो है लूट की नीयत से घर में आया था। घर के अंदर में 3 लोग गए थे और उनकी मदर से जो है सेफ की चाबी मांग रहे थे और उनके जो पर्स थे उसमें से कुछ पैसे थे और उनकी जो है कुछ जेवरात, अंगूठी पहनी हुई थी, चेन थी और कान के कुंडल थे, वो ले गए हैं। अभी तक ये जानकारी मिली है। हमने आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं हम उसको अभी देखेंगे। इनके तहरीर जैसे हमें प्राप्त हो जाएगी, तहरीर के आधार पर हम मुकदमा पंजीकृत कर लेंगे। और बात कानपुर देहात की, वहां पर एक सिपाही पर शराब का नशा ऐसा चढ़ा कि वो सब कुछ भूल गया
वो भूल गया कि क्या होते हैं नियम, क्या होता है कानून। जी हाँ, कानपुर देहात में नशे में धुत सिपाही ने अपने फौजी दोस्त के साथ मिलकर 20 सड़क पर तांडव मचाया। सिपाही ने जेसीबी मालिक सहित 3 लोगों को 20 सड़क पर पीटा। तस्वीरें देख लीजिए। दरअसल फौजी और सिपाही शराब पीकर कहीं जा रहे थे। इस दरमियान एक जेसीबी चालक से झड़प हो गई। इसके बाद नशे में धुत फौजी और सिपाही ने जेसीबी चालक सहित 3 लोगों को सड़क पर दौड़ाकर पीटा। इसका वीडियो वायरल हो गया। थाना सट्टी के अंतर्गत एक फौज का जवान और एक पुलिस वाला जो थाना सट्टी में ही नियुक्त है, दोनों ही सट्टी चौराहे पे थे। दोनों ही आपस में मित्र हैं और 4 व्हीलर गाड़ी से वो जा रहे थे। उनके पीछे से एक जेसीबी आ रही थी। जेसीबी चालक ने उन दोनों से अपनी गाड़ी को साइड करने के लिए कहा। इसी बात पर उन दोनों में कुछ कहासुनी हुई। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची, फिर दोनों ही पक्षों को अलग किया और क्योंकि उसमें सिपाही की गलती थी, उनकी इस गलती पे उसे निलंबित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। और बड़ी खबर हरिद्वार से। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ गई है। महंत नरेंद्र गिरी को ऋषिकेश के एम्स अस्पताल भेजा गया है। कोरोना संक्रमित होने के बाद आश्रम में ही थे नरेंद्र गिरी, लेकिन अब उनकी तबीयत बिगड़ी है। उनको ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया। आज डॉक्टर्स की जांच के बाद एम्स ऋषिकेश उनको रेफर किया गया। मौके पर पहुंचे आज कुंभ मेला मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि उनकी हालत में कुछ सुधार न होने के कारण उनको एम्स ऋषिकेश में रेफर किया गया। बड़ी खबर। उत्तराखंड में आग से हाहाकार मचा हुआ। जंगलों में लगी आग से लगातार वन संपदा जलकर खाक हो रही है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पिथौरागढ़ की खबर बताएं। यह गंगौली हाट तहसील के तामानौली में जंगल धधक रहे। यह आग अब तामानौली तक राजकीय इंटर कॉलेज के पास पहुंच चुकी है। लगातार इसे बुझाने की कोशिश हो रही है। उधर नैनीताल में दक्षिण मुखी पहाड़ी की चोटी पर बसे बिरला विद्या मंदिर स्कूल के ठीक पीछे की पहाड़ी पर आग लगी हुई है। रात को आग लगने से मजार के आसपास के जंगल जल गए। जंगल तक पहुंचने के लिए मोटर मार्ग नहीं होने के कारण दमकल विभाग का वाहन भी वहां नहीं पहुंच सका। बहुत मुश्किल से आग बुझाई गई। और कोरोना काल के बीच आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ अब अगले 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा की आराधना का विशेष पर्व वासंतिक नवरात्र का आरंभ हुआ है। भारतीय नववर्ष के प्रथम दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ये होता है। 9 दिनों तक व्रतपूर्वक दर्शन पूजन अनुष्ठान संग पूजा होती है और इसका समापन रामनवमी के दिन होता है। तो आज से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ। अगले 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर। तीन तस्वीरें देखिए आप कैसे पूजा अर्चना हो रही है, कैसे कोरोना काल में भी भक्ति की शक्ति के अनुभव के लिए, उसकी अनुभूति के लिए भक्त मां दुर्गा की पूजा आराधना में लीन। वाराणसी, कानपुर और अयोध्या की तस्वीरें, मां दुर्गा की आरती, पूजन, ध्यान स्मरण की तस्वीरें। और अब आपको हम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ट्वीट दिखाते हैं। शक्ति उपासना के पावन पर्व चैत्र नवरात्रि की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जगत जननी मां जगदम्बा से प्रार्थना है कि सभी का जीवन सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और सौहार्द से परिपूर्ण करें। ये ट्वीट और इसके जरिए शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम सूर्य
मम देव